जीवन में सफल बनना है तो निर्धारित लक्ष्य को सच्चाई, मेहनत, ईमानदारी से हासिल करने के लिए हर पल ललायत रहना चाहिए। हर छोटी बड़ी बाधाओं को सकारात्मकता से दूर कर देश प्रेम व सामाजिक जिम्मेदारी के साथ काम करते रहने से जीवन में कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। माइक्रोटेक व ओकाया कंपनी के मालिक और नालागढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष सुबोध गुप्ता की सफल बिजनेसमैन बनने के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। सुबोध गुप्ता की सफलता और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लक्ष्य को लेकर सुनते हैं उनके विचार। विशेष बातचीत खबर अभी अभी के साथ। नमस्कार, हमारे साथ मौजूद है इंडस्ट्रियल एसोसिएशन नालागढ़ इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के वाइस चेयरपर्सन मिस्टर सुबोध गुप्ता। सुबोध गुप्ता जी एक जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और माइक्रोटेक इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के ऑनर है, और इन्हीं से जानते हैं कि जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का जो इनका सफ़र रहा है वो हमें बताएं। प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने का कोई ऐसे मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई मुगली गुट्टी बाज़ार में अवेलेबल है। कोई भी व्यक्ति अगर जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है सच्चाई, मेहनत और ईमानदारी से, अगर वो हर क्षण हर पल उसको पाने के लिए ललायत रहता है और कार्यरत रहता है, छोटी मोटी असुविधाएं या प्रॉब्लम्स या बॉटलनेक्स जो भी आती हैं उन्हें हमें जीवन में ओवरकम करना होता है। सकारात्मक अपने आप को रखना, अपने विचारों को रखना, देश प्रेम की भावना रखना, समाज हित की भावना रखना, सहजता, सरलता और स्पष्टता और सभी के हित की सोचना। अगर हम इस उद्देश्य से किसी भी कार्य को करते हैं और उसमें लगते हैं तो ईश्वर हमें अपनी कृपा जरूर बरसाता है, आशीर्वाद देता है और हमें हर कार्य में सफलता मिलती है। जी सर, हिमाचल में इंडस्ट्रीज़ जो सेटअप है उसमें कहीं ना कहीं रोज़गार जो वहाँ के स्थानीय युवा है उनको मिल रहा है जी। अक्सर थोड़ी दिक्कत ये आती है हमेशा कि वो स्किल्ड जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए वो नहीं मिल पाती है, और जो गवर्नमेंट का एक जो 70% का जो रोज़गार देने का जो रूल है तो उसको कैसे मीट आउट करते हैं आप? इसमें मैं दो बातें कहना चाहूँगा कि हिमाचल में किसी भी उद्योगपति की इंडस्ट्री है और वहाँ पे जो भी लोग अवेलेबल हैं वो हमारे देश के नागरिक हैं। हम सब का ये सामाजिक उत्तरदायित्व है, जो आपने स्किल की बात की, कि हम सब लोग अपने अपने फैक्ट्री के स्तर पे अपने उन भाइयों को, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करें। माइक्रोटेक और ओकाया कंपनी में हम इस बारे में काफ़ी जागरूक हैं। हमने अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाए हुए हैं। हम आईटीआई से या 12वीं पास बच्चे लाते हैं और उनकी स्किल्स को अपग्रेड करते हैं, फिर हमें उसे इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब करते हैं। तो ऐसा हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। इससे हमारा एक सामाजिक जो उत्तरदायित्व है उसकी भी पूर्ति होती है और हमें बाहर की स्टेट से बच्चे कम लाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने बच्चे पे 6 महीने 1 साल मेहनत कर ली तो आखिर वो हमारे ही भाई हैं, हमारे ही परिवार के सदस्य हैं। तो हमको सबके हितों का ध्यान में रखते हुए उनको भी अपने साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात आपने की 70% की। 70% पे मैं समझता हूँ कि हमारे सरकार को थोड़ा लिबरल होना चाहिए, क्योंकि 1 कंट्री 1 पीपल, और अब तो मैं इस दायरे को थोड़ा और बड़ा करके मैं बोलता हूँ 1 प्लेनेट 1 पीपल। तो एक हद तक ये बात जस्टिफाइड है कि भाई यहाँ के लोकल लोगों को रोज़गार के लिए प्राथमिकता मिलनी चाहिए, पर ये पूर्ण रूप से खास करके टेक्निकल के लिए ये कंपलसरी नहीं होना चाहिए कि भाई वो उसमें वो किसी भी स्टेट का हो या ना हो। अगर वो भारतवासी है तो हम उसे प्राथमिकता देते हैं। इसमें कहीं ना कहीं एक लिबरल नज़रिए की मैं सरकार से गुजारिश करूँगा। जी सर, कोविड काल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान भी हुआ है और कॉस्ट कटिंग भी, एम्प्लॉयमेंट भी गया लोगों का। जी। तो उस चीज़ को अभी कैसे मेंटेन कर रहे हैं आप? देखिए, कोविड एक वैश्विक महामारी है और सभी लोग इसका शिकार हुए। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि सभी इंडस्ट्री के सेक्टर इससे नेगेटिव गए या उन्हें नुकसान हुआ। अधिकतर सेक्टर रिकवर कर चुके हैं और अपनी पुरानी स्थिति में आ चुके हैं।
केवल कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे टूरिज़्म का हो गया, जैसे हेल्थ केयर का हो गया, हेल्थ केयर में जैसे स्पा सेंटर वगैरह होते हैं, ट्रैवल हैं, होटल इंडस्ट्री है, जिनको की काफ़ी गहन चोट पहुंची है और वो बहुत सारे भाइयों को हमें अपने व्यापार बंद करने पड़े हैं। उनके लोग भी बेरोज़गार हुए हैं, जिसकी ओर सरकार भी काफ़ी ध्यान दे रही है और कुछ अल्टरनेट एक ये समस्या चल रही है। और अमेरिका या यूरोप की तरह इंडिया में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको $3000 पर मंथ मिलेंगे। वो लोग अभी समस्या से जूझ रहे हैं, पर सामाजिक तौर पे इंडस्ट्री ने और आसपास के लोगों ने मिलके किसी को भूखा नहीं मरने दिया, किसी भी बेरोज़गार व्यक्ति को। इंडस्ट्री ने भी काफ़ी मदद की है। अप्रैल में, मार्च में भी उनको पूरी सैलरी दी गई। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार ने, डीसी साहब ने, चमन जी ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। और हिमाचल में इसका इम्पैक्ट पूरे देश के अगेंस्ट सबसे कम रहा है। अब एक ये समस्या वैश्विक है, ओवरनाइट इसका सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। इसकी फैटिलिटी काफ़ी हद तक कमज़ोर हो गई है, हालांकि स्प्रेड अभी थोड़ा सा सेकंड वेव में बढ़ा है, पर मोटा मोटी इस समस्या का निदान हो गया है। हमें फेस मास्क लगाने हैं, नियमों का पालन करना है और इस पे हम बड़े आने वाले समय में जीत हासिल करेंगे और पूरे तौर से हमारी इकोनॉमिक व्यवस्था अगले 2-3 साल में अपनी सही पटरी पे आ जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री जब सेटअप होता है तो वहाँ पे पर्यावरण को भी नुकसान होता है, और उसके लिए इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का क्या प्रयास रहता है परिवहन को इकोलॉजी सिस्टम अच्छा, बेटर करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए? जी, जहाँ तक आप पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको कवर करने के लिए पहले तो जब भी इंडस्ट्रियल एरिया कटते हैं, सरकार और पर्यावरण विभाग स्टेट का इस बात की को बड़ी गौर से निरीक्षण करता है कि इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज़ प्लांट किए जाएं, ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, भूमि क्या है, पानी की अवेलेबिलिटी क्या है, उसी के हिसाब से गवर्नमेंट इंडस्ट्री अलाउ करती है। तो एक समस्या का एक हल सरकार की ओर से आता है, सरकार अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। दूसरा हल, उसमें जिम्मेवारी इंडस्ट्रियलिस्ट की होती है कि वो अपने कंपनी में पर्याप्त उपकरण लगाएं, सभी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के नियमों का पालन करें। तो अगर समाज में सरकार और लोग और इंडस्ट्री मिलकर एक परिवार की तरह अपना उत्तरदायित्व समझते हुए इस काम को करें तो कोई समस्या नहीं है और इंडस्ट्रियलाइजेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में हमारी आबादी 20% प्रति वर्ष बढ़ जाती है। जब तक हम इस समस्या का हल नहीं करेंगे, हमारे को रिसोर्सेज की, खाने की, रोटी की, रोज़गार की रिक्वायरमेंट हर साल बढ़ती जाएगी। जब तक हम अपने नंबर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे और नेगेटिव ग्रोथ पे नहीं आएंगे इन टर्म्स ऑफ बर्थ्स, तब तक हम जितनी भी मेहनत करें, सरकार की तरफ से जितनी भी मेहनत हो, इंडस्ट्री और समाज की तरफ से जो कुछ भी स्टेप है, वो पर्याप्त नहीं होंगे। हमारी मूल समस्या हमारी संख्या है, जिसके ऊपर नियंत्रण करने से आने वाले समय में ना केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को एक सुखी संसार और स्वर्ग का रूप दिया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो जी, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और कहीं ना कहीं एक सामाजिक जिम्मेवारी भी रहती है, तो आपके जो सामाजिक सरोकार के लिए किस तरह के कार्य करते हैं आप? देखिए, सामाजिक मैं समझता हूँ कि पैसा कमाना किसी भी कंपनी का मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए। माइक्रोटेक और ओकाया का भी मुख्य उद्देश्य है पैसा कमाना नहीं है। हम कोई भी काम करते हैं तो पैसा उसमें अपने आप आता है, ईश्वर की कृपा से। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हम कमाई करें उससे सबसे पहले हमारे साथ जो लोग जुटे हुए हैं, हमारे कर्मचारी, हमारा स्टाफ, हम ये पूरा ध्यान रखते हैं कि हेल्थ और शिक्षा के क्षेत्र में हमारा 2 चीज़ों पे फोकस है। किसी का भी बच्चा ऐसा ना हो कि वो स्कूल ना जाए या दवाई के पैसे ना हो। तो हमारी कंपनी, हमने वेलफेयर डिपार्टमेंट बना रखा है, सारी सुविधाएं दी हुई हैं। तो हम अपने चैरिटी बिगिन्स एट होम, हम अपने परिवार से, जो जिसको मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली मानता हूँ, हम लोग योगा की क्लासेस भी कराते हैं, उनकी पर्सनल पारिवारिक समस्याओं का भी हल करते हैं। हमारे लोग निरंतर हर हफ्ते अपने स्टाफ के घरों पे भी जाते हैं, उनके परिवार से भी मिलते हैं। इसके बाद हमारी जिम्मेवारी का दायरा थोड़ा बढ़ता है।
हमने आसपास के गांवों को अडॉप्ट किया हुआ है। वहाँ बिटिया की शादी है या कोई पंचायत घर बनाना है, तो हमने एक बजट सबके लिए फ़िक्स किया हुआ है, ताकि मेरे आसपास गाँवों में रहने वाले जो लोग हैं उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, और हम निरंतर उनके सामाजिक कार्यों में सहयोग देते हैं। हमारे अपने स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी 2 चलते हैं, जहां हम करीब 200 बच्चों को प्रति वर्ष प्रति सेंटर, टोटल 400 बच्चों को, बच्चे और बच्चियों को स्टिचिंग, ब्यूटी के कोर्सेज, टैली, ये सब सिखाते हैं। इसके बाद पूरे देश भर में कहीं भी कार्य होते हैं, कहीं हॉस्पिटल बनना है गरीबों की सेवा के लिए, अभी माइक्रोटेक फाउंडेशन ने बद्रीनाथ में एक हॉस्पिटल बना स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन का, हमने उसमें 3 करोड़ रुपए की डोनेशन दी। फिर दूसरा हरिद्वार में बना, वहाँ पे फिर हमने पिछले साल 3 करोड़ रुपए की डोनेशन दी, पूरा इक्विपमेंट्स दिया। क्योंकि जो सड़क पे एक रिक्शा वाला है, गरीब भिखारी है, कोई साधु बाबा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है, उसके बेचारे के पास BPL का कार्ड भी नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन ऐसे लोगों को फ्री चिकित्सा, फ्री उपचार, फ्री दवाइयाँ देता है। तो हम लगातार इस तरह के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, और अपनी कंपनी की आय का 4% हम सामाजिक कार्यों में देश के उत्थान के लिए खर्च करते हैं। और हमारी सोच है कि हम आगे से आगे टाटा ग्रुप की तरह कैसे हम सामाजिक कार्यों में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दे पाएँ, उसकी ओर हमारी विज़न है, कंपनी को हम आगे बढ़ा दें। जी सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।